नमस्कार दोस्तों, आपका सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी के टॉप 45 हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा टोटल, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है कि भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? वाक्य, शब्द, संयुक्त वाक्य और ध्वनि। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। भाषा का आरंभ है वो किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि से। ध्वनि से होता है भाषा का आरंभ है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, हिंदी भाषा का नौवां रस कौन सा है? तो हिंदी भाषा का नौवां रस है वो कौन सा है? वत्सल, करुण, भक्ति, शांत। तो बताएं। तो हिंदी भाषा का नौवां रस है वो हो जाएगा शांत। शांत है आपका उत्तर। डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए पूछा है कि स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? जड़, चेतन, जगम और चंचल। तो कौन सा है स्थावर? स्थावर का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा जगम। जगम हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अन्वय का होगा अनु प्लस से ए, अनु प्लस से ए हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अनु प्लस ए, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है कि निम्न में रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है? रजनी, समीर, विभावरी और निशी। तो बताएं। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रजनी तो है, और विभावरी भी है, और निशी भी है। तो आपका समीर है। समीर है, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों समीर तो है, हवा का पर्यायवाची है। समीर है, हवा का पर्यायवाची है। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में किस शब्द में गुण संधि है? तो कौन से शब्द के अंदर है गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, देवेंद्र और अव्यय। तो कौन से शब्द के अंदर है गुण संधि है? तो आपका हो जाएगा दवेंद्र। दवेंद्र के अंदर गुण संधि है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न में करपट का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? कारपेट, कपट, कपड़ा और कागज। करपट का तद्भव शब्द है वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा है, ये कपट का तद्भव शब्द है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब ना भूले। जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे जो नए विद्यार्थी है वो इसका लाभ उठा सके। तो आपके लिए अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में उत्सम व्यंजन कौन से हैं?
इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी वर्णमाला के अंदर उत्सम व्यंजन है वो कौन से है? तो आपका हो जाएगा से है। से है, ये उत्सम व्यंजन है, तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से हैं? तो ये रे ले व, ये आपके अंत से व्यंजन है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी है डी ऑप्शन को राइट कर दे, कोई भी गलत ना करें ऐसे प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में उंगली का तद्भव है। तो उंगली का तद्भव है कौन सा है? उंगली का तद्भव शब्द है अंगूरी, अंगुल, उंगरी और इनमें से कोई नहीं। तो अंगुली का होगा उगली, उगली है, उगली ये तद्भव शब्द है इसका। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में कमल के समान नयन में समास है। तो कमल के समान नयन में समास है, तो इसके अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास है होगा, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा है? विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण और इनमें से कोई नहीं। तो उन्मूलन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का रोपण आपका विलोम शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नाक का बाल होना शब्द में मुहावरे का सही अर्थ है। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा? अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना और पालतू होना। चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो नाक का बाल होना इसका हो जाएगा अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। तो ये आपको राइट कर देना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप है वो कौन सा हो जाएगा? मरकट, वानर, हरी, कपी। चलिए बताइए सभी। तो बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा वानर, वानर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? कवित्री, कवयित्री, कवित्री और कवियात्री। तो कौन सा शब्द है जो बिल्कुल इनमें शुद्ध शब्द है? तो आपका यहाँ पर राइट होगा कवयित्री होगा। कवयित्री आपका बिल्कुल राइट है। तो बी ऑप्शन है को आपको सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, वाजाल शब्द का सही संधि विच्छेद है। वाजाल, वाजाल शब्द का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जल, वा प्लस जाल, वाक प्लस जल है। तो आपका वाजाल का क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल है। तो आपका क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाजाल, वाजाल। तो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन को राइट कर। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भाषाई आधार पर
सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार के ऊपर है। सर्वप्रथम है किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का भाषाई के आधार पर है इसका गठन हुआ था। डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा इसमें। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बताएं इनमें संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है? ढ, ज्ञ, अड़ और ठ। तो आपका उत्तर होगा ज्ञ है। ये एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ, अक्षय, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त ऋषि है। एक ये संयुक्त व्यंजन है सभी की सभी। तो आपको ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो इनमें से कौन सा है जो बहुवचन है? आपका ये प्राण है, ये बहुवचन है। प्राण बहुवचन, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है वो कौन से रस का स्थायी भाव है? भयानक, वीर, विबत्स और रौद्र। तो क्रोध है ये रौद्र का स्थायी भाव है। रौद्र का स्थायी भाव है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो कौन से समास में पहला पद है वो प्रधान होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है पहला शब्द प्रधान? कर्मधारय है, अव्ययभाव, अधिकरण और इनमें से कोई नहीं। तो कौन किसके अंदर होता है? अव्ययभाव के अंदर पहला पद है वो प्रधान होता है। तो समास के अंदर अव्ययभाव के अंदर पहला पद है प्रधान होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम है, व्यायाम के अंदर कौन सी संधि है? यण, गुण, स्वर और विसर्ग। तो व्यायाम के अंदर इनमें से जो कौन सी संधि है ये? तो व्यायाम के अंदर आपकी हो जाएगी यण संधि होगी। व्यायाम के अंदर यण संधि होती है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली है ये किस हिंदी की बोली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आपका बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास है ये कौन सी लिपि में हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मी, खरोस्ती, देवनागरी और सिंधी। तो आपका राइट होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देवनागरी लिपि का विकास है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोली की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा के अंदर जो बोली की संख्या है वो कितनी है? 15, 18, 22, 25। तो कितनी है हिंदी भाषा में बोली की संख्या? तो आपका होगी 18 है। 18 बोलियां हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कंधा, कंधा शब्द का तत्सम रूप पूछा है। तो क्या हो जाएगा? सकंद, कंदु, कक्षु और सकंद। शकंद। तो क्या हो जाएगा? चलिए उत्तर बताइए इसका। तो आपका राइट होगा सकंद। कंधा शब्द का तत्सम रूप है वो स्कंद हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है
वो कौन सा क्षेत्र है ब्रजभाषा का? मथुरा, बनारस, झांसी, इलाहाबाद। तो ब्रजभाषा का है ये मथुरा है। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो मथुरा है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है? चौपाई के अंदर जो प्रत्येक चरण है उसके अंदर कितनी मात्राएं होती है? 11, 12, 13 और 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो आपका उत्तर होगा 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं होती है। तो सभी विद्यार्थी है डी ऑप्शन को राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्र है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूछा है तो क्या होगी? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता। तो ये राष्ट्रीयता है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो डी ऑप्शन है, सभी राइट कर देंगे। नेक्स्ट पर्सन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट पर्सन है और आसान भी है। 2, 4, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो आपके हो जाएंगे 5 भेद होते हैं संज्ञा के। 5 भेद होते हैं, सभी को ध्यान होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। तो फटाफट सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने नए विद्यार्थी साथियों को। चलिए अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 और 7। तो बताइए कितने प्रकार की होती है संधि? तो आपका संधि है ये 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी संधि होती है 3 प्रकार की? तो पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? जो हिंदी की पहली कहानी है उसकी लेखिका का क्या नाम है? बगल महिला, सत्यवती, चंद्र किरण और चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका होगी बगल महिला थी। कौन थी? बग बग महिला। बग महिला थी। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 32, 34, 33, 36। तो कितनी है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या? तो आपकी हो जाएगी 33 होती है। कितनी? व्यंजन कितने होती है हिंदी वर्णमाला में? 33 होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन को राइट करना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है क्रिया कितनी प्रकार की होती है? क्रिया, क्रिया है ये कितनी प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। 3, 6, 2 और 5। तो क्रिया है वो कितनी प्रकार की होती है ये बताइए। तो आपका राइट हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। क्रिया है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है ये रचना कौन से काल की है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो ये पृथ्वीराज रासो है ये कला है कौन सी?
किस काल की रचना है? तो आपका उत्तर होगा आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो है, ये आदिकाल की रचना है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जो वर्ण है, वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर और इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के जो सार्थक समूह है उनको शब्द कहते हैं। ये शब्द कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी है ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है? ब्राह्मीय, देवनागरी है, जन जननागरी है और गुरुमुखी है। तो कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? तो वो होगी देवनागरी है। हिंदी की भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द है ये किसका दिया हुआ है? किसने दिया था हिंदी शब्द? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का और तुर्कों का। तो किसने दिया था हिंदी शब्द को? तो उत्तर होगा ईरानियों का। ईरानियों ने हिंदी शब्द दिया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 14 सितंबर और 26 नवंबर। तो हिंदी दिवस जो बनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, तो ये हिंदी दिवस है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को बनाया जाता है। तो ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो आप सी ऑप्शन को राइट कर दें यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राम लल्ला न नहुछु के रचनाकार कौन है? राम लल्ला नच्छू के रचनाकार है कौन है? रत्नाकर, हरिदास, तुलसीदास और घानानंद। तो राम लला नच्छू के रचनाकार, तो ये आपके हो जाएंगे तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने राम लल्ला नच्छू के रचना की थी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।